कुछ लोगों की आवाज में इतनी कशिश होती है कि वो सीधे दिल को छू जाती है, और ऐसे ही हैं आज हमारे खास मेहमान, जिनकी आवाज यकीनन लाखों दिलों को छू चुकी है और अभी भी वो सिलसिला जारी है। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे सिंगर की जिन्हें हम सब ने सुना है, पसंद किया है। द मैन विद द गोल्डन वॉइस, द शान ऑफ सिंगिंग, शांतनु मुखर्जी AKA शान। सो शान, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच इतनी इतनी प्यारी सी इंट्रोडक्शन के लिए, और आपके सारे श्रोता दर्शक सबको मेरी तरफ से बहुत 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 प्यार एंड नमस्कार सबको। बस आई एम ऑल योर्स। आप पूछिए जो भी आपके सवाल है। और सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है कि आपका एक नया वीडियो मजबूर हो गए। तो अभी तक जी शान जी द जी। सिंगर को मैं जानती थी, शान द होस्ट या जो एंकर आपने किए हैं कुछ शोज में, उनको जाना। इस बार मैंने शान द एक्टर से थोड़ी सी मेरी मुलाकात हुई। नहीं, वैसे ही एक्टिंग, अपने वीडियोस में एक्टिंग का सिलसिला तो काफी सालों से मैं करता आ रहा हूँ। आई थिंक 1996 से ही ये 95 में आज हम जैसे जिगर वाले हैं कहाँ, नहीं नहीं तो नहीं, वहाँ इसमें एक्चुअली एक मुझे क्या डिफरेंट लगा शान, इसमें आप ऐसा लगा कि किसी और बैकग्राउंड सिंगर ने आपके लिए गाया है, बट आप हीरो हो। जी जी, ये बात तो सही है। इसमें कोई लिप सिंक नहीं है, मैं गाना गा नहीं रहा हूँ। गाने पर एक पूरी, मतलब वो एक कहानी चल रही है और मैं एक किरदार निभा रहा हूँ। और काफी मजा आया और काफी चैलेंजिंग भी था, क्योंकि इट वाज क्वाइट जब आप पूरा वीडियो देखेंगे, इट वाज क्वाइट अ फिजिकल वीडियो। काफी कुछ करना था, स्टंट कहें या जो कुछ भी कहें वो सब करना था। और बहुत मजा आया। आई रियली एंजॉयड दिस होल स्टिंट। इससे पहले भी जो मैंने वीडियो बनाया था, तेरा हिस्सा हूँ, उसमें भी मैंने उसपे एक पूरी टाइम जर्नी थी 40 साल की। तो एक यंग फादर से लेकर फिर वो बेटा होता है, वो पायलट बनता है। तो ये सारी चीजें आप कह सकते हैं कि इस वीडियो के जरिए मैं अपनी जो एक्टिंग की जो एक कीड़ा कहें या पता नहीं क्या, वो पूरा कर लेता हूँ। और चूंकि आज देखिए क्या है, लोगों को गाना भी सुनना है, लोगों पे टू अरेस्ट देम टाइम, इतना उनके पास चॉइस है, जब जब चाहे निकल जाएंगे। अरे यार 2 सेकंड सही नहीं लगा, आउट। तो वीडियो में भी कुछ ना कुछ इंट्रीगिंग एक्साइटिंग तो करके रखना चाहिए, ताकि गाना सुनते सुनते उसे देखने का भी मजा उन्हें मिले। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जनरली जो है बड़े रिग्रेसिव या जो बहुत एजिटेटिंग लिरिक्स वाले गाने होते हैं, उनसे आप दूर रहते हैं, आप मेलोडी की तरफ ज्यादा रहते हैं। या अगर सैड सॉन्ग भी है, फॉर एग्जांपल दिस आल्सो इज अ सैड सॉन्ग, लेकिन काफी मेलोडियस है, काफी खूबसूरत तरीके से है। सो व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट? जी बिल्कुल, एक्चुअली इस गाने के लिरिक्स पर ही ये गाना बना है। तो जब राजेश राजेश मंथन, मंथन इज हिज सिनोनिम, तो उनके बहुत सारे पोएट्रीज मेरे पास थी, और मुझे लगा कि यार कुछ गजल टाइप की, गजलनुमा अगर आपके पास कोई चीज हो तो जरूर मेरे साथ शेयर करें। तो उन्होंने ये 2 लाइन मुझे उन्होंने पढ़कर बताया था कि यूं तेरे इश्क में हम मजबूर हो गए, तूने जो गम दिए थे मंजूर हो गए, यूं तेरे इश्क में हम मजबूर हो गए, इतने तबाह हुए कि मशहूर हो गए, तेरे इश्क में यूं हम मजबूर हो गए। मैं गाकर ही सुनाता हूँ तो वो बात। जी, ऑफ कोर्स। तो तूने जो गम दिए थे मंजूर हो गए, यूं तेरे इश्क में हम मजबूर हो गए, इतने तबाह हुए के मशहूर हो गए, यूं तेरे इश्क में हम मजबूर हो गए। तो वाओ वाओ वाओ। क्योंकि जी थैंक यू, थोड़ा सा पोइट्री नुमा लिरिक्स थे, तो मैं चाह रहा था कि म्यूजिक भी उस तरह का ही हो, जिसमें थोड़ी सी एक इंडियन स्टाइल हो, उसकी एक ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ कंपोजिंग हो। मुखड़ा अंतरा जिसे कहते हैं। पहले क्या था कि मुखड़ा अंतरे ही होते थे 90s तक, तो ऐसे ही गाने बनते थे जहाँ आपके गाने का जो शुरुआत का पहला लाइन है वही गाने का पहला लाइन होता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये कोरस वाला फॉर्मेट हुआ है कि कोरस एंड में आता है। शुरू के कुछ लाइंस आते हैं, फिर एक ब्रिज आता है, फिर मुद्दे पर आते हैं। तो मेरे पिछले गाने भी उसी फॉर्मेट में थे, लेकिन इस बार मैंने इस फॉर्मेट में इस गाने को क्रिएट किया। एंड उसमें एक थोड़ा सा एक ढोलक वाली एक ठेका भी है, जो
जो लोगों को अभी फिर से नए सिरे से पसंद आ रहा है। सो इसमें काफी एक यही अलग है इस गाने में मेरे पिछले गानों से, कि द इंडियन स्टाइल, जो मिट्टी की खुशबू ज्यादा है इसमें। करेक्ट। बट शान, आप इंडस्ट्री में इतने साल से हैं, जब आप छोटे थे, व्हेन यू वर नॉट इवन अ टीनेजर, आप जिंगल्स गा रहे थे, एंड देन यू केम बैक बॉलीवुड सिंगिंग की, इंडी म्यूजिक एल्बम्स आपने अपने निकाले, सो इट्स लाइक टेक्निकली यू बीन देयर एंड डन दैट, सब कुछ ही आपने इन दिस प्लेटर किया है। एंड आप चुनिंदा उन इंडियन सिंगर्स और कंपोजर्स में से भी हैं, द रेयरेस्ट ऑफ देम, जिनके इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस बहुत रहे हैं। तो कुछ ना कुछ आप अपने गेम को अप करने के लिए करते रहते हैं। एक्चुअली ये तो नहीं पता, लेकिन मैंने एक गाना भी बनाया था इस पे कि क्या करूं कि मुझे ना कहना नहीं आता, किसी का दिल भी दुखाया ना चाहता, कोई कहे प्लीज और मांगे कोई चीज तो उसे मैं टाल ना पाता। तो मैंने जिंदगी में जो कुछ भी हासिल हुआ है वो इसी एटीट्यूड से हुआ है कि मैं कभी ये नहीं सोचता कि इसमें मेरा नुकसान क्या है या किसी और का फायदा क्या है। अगर मुझसे हो सकता है तो मैं कर लेता हूँ। और मुझे यही लगता है कि जिंदगी में आप जो एक्सपीरियंस जो आपको मिलते रहती है ना, अलग अलग चीजें करके, दैट उस चीज को आप चाहे लाखों करोड़ रुपए दो, यू विल नॉट गेट दैट। तो ये जो मैंने फ्री में मुझे एक्सपीरियंस मिली कभी कोलैबोरेशन करने का, किसी ने कहा कि चलो इस तरह का गाना गा के देख लो, मतलब चलो कर लेते हैं। कोई बोलता है कि चलो किसी फिल्म में थोड़ी सी एक्टिंग कर लो, चलो कर लेते हैं। होस्टिंग कर लो, कुछ लिख दो, कहीं डांस कर लो, तो मैं कर लेता हूँ क्योंकि इतनी सी जिंदगी है। एंड कमाल की बात यह है कि हमें कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, ये करने से शायद मेरी जो इमेज है वो बिगड़ जाएगी, या फिर लोग मुझे सीरियस नहीं लेंगे, या फिर हम लोग ऐसी ये थॉट्स में उलझ कर रह जाते हैं और खुद को सीमित कर देते हैं। लेकिन अगर आप इफ यू लुक एट लाइफ एज एन एडवेंचर एंड यू एंजॉय कि कहीं भी कुछ भी नया हो, कुछ अलग हो, करके देख लेता हूँ। एट द मोस्ट क्या होगा, गिर के घायल हो जाऊंगा, लेकिन ठीक हो जाएगी, लाइफ विल कैरी ऑन। तो उस चक्कर में मैंने बहुत सारे नए नए अलग अलग चीजें कर लिए और अभी भी किए जा रहा हूँ। करेक्ट। तो आई एम वेरी हैप्पी कि गिरा कम और सीखा ज्यादा। Okay, touch wood to that. But as an artist, या अपने आप को इंडस्ट्री में या लोगों की मेमोरी में सस्टेन करने के लिए कितना एफर्ट लगता है, एंड ऑल्सो जब आपने शुरुआत की थी और आज के दौर में आपको कितना डिफरेंस लगता है इन दिस होल वर्क स्पेस? नहीं, देखिए, एक तो चीज है कि आप अपने काम को पूरी निष्ठा और पूरे ध्यान से आप करें तो उसका एक मजा अलग ही होता है। लेकिन जो ये जैसे एक इमेज या ये खुद को खुद की एक पहचान बनाए रखने के लिए और भी चीजें बहुत जरूरी है कि उसके लिए आपको खुद के काम को नहीं, लेकिन खुद को बहुत सीरियसली लेना पड़ता है कि हाँ, मैं इस तरह से हूँ, मैं ऐसे सोचता हूँ और मैं ये कर पा रहा हूँ, और लेकिन मुझसे वो नहीं होता। तो मैं काम को जरूर सीरियसली लेता हूँ, लेकिन खुद को सीरियसली लेता हूँ तो फिर मुझे बहुत हंसी अजीब सी लगती है। आई मीन, आई डोंट सी व्हाई आई शुड डू दैट। तो उस पर मैंने इतना ध्यान तो दिया नहीं। अब हाल ही में जैसे अभी एक एक चीज रिलीज होती है, मेरी जिंदगी में पहली बार आई हैव फॉर द लास्ट 3-4 months आई हैव a PR agency. Until now I have never had a person who was handling my PR के वो सारी चीजें बहुत अब जाके देख रहा हूँ कि ये भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप कुछ कर रहे हैं और लोगों को पता ही नहीं चल रहा है तो फिर उसका मतलब ही क्या है। तो और ये चूंकि नाउ आई एम डूइंग दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस कि हर महीने मैं कुछ ना कुछ नया कर रहा हूँ, तो इसलिए ये और भी जरूरी हो जाता है कि लोगों तक ये बात पहुंचे। वरना आई जस्ट एंजॉयड द राइड और इतना सोचा नहीं। मुझे बहुत प्यार मिला है लोगों का, बहुत साथ मिला है। आई जस्ट थिंक आई एम वेरी लकी, वेरी फॉर्चुनेट। और कहीं ना कहीं अच्छे लोग जुड़ते गए मेरे साथ। वरना पीपल गेट वेरी बिटर जब आपके साथ गलत होते रहता है ना, तो आपके अंदर वो बिटरनेस आ जाती है। तब जब आपको अगर मौका मिले तो आप भी लोगों के साथ कहीं ना कहीं अनजाने में ही आप गलत व्यवहार करते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि यार मेरे साथ हुआ है तो अगर उसके साथ भी हो रहा है सो व्हाट इज द बिग डील। लेकिन मेरे साथ कभी हुआ नहीं है। आई हैव नेवर बीन ना पर्सनली ना प्रोफेशनली अच्छे लोग मिले। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट, और फिर वो अच्छा ही रह गई मेरे साथ। तो मैं भी कोशिश करता हूँ जितना हो सके कि लोगों के साथ अच्छा ही रहूं, और शायद वही कहीं ना कहीं एक बुरे वक्त में या when things are not going great also, the goodwill is there. People are there to back you, people are there to support you. करेक्ट। एंड शान, आपके जो गाने वो ऐसे है ना कि
जिंदगी के हर फेज में आपके गाने सुन सकते हैं। हम खुश हैं तो आपका कोई गाना है, हम थोड़े से सैड हैं आपका कोई गाना है, लाइफ को अपलिफ्ट करना है तो आपका कोई गाना है। बट टेल मी समथिंग, इज इट ट्रू कि आप सिंगिंग को एज अ प्रोफेशन लेना नहीं चाहते थे? एक्चुअली क्या है कि मेरे मेरे ग्रैंडफादर भी बहुत कमाल के सिंगर, कंपोजर, राइटर थे। मेरे पिताजी मतलब बेमिसाल थे। उनकी जो कॉम्पोजिशन सेंस थी, उनकी जो गायकी थी, उनकी जो नॉलेज थी, और मैंने देखा कि इतने टैलेंटेड मेरे मतलब फादर, ग्रैंडफादर, और उन्होंने और कुछ किया भी नहीं जिंदगी में, क्योंकि दे वर कंप्लीटली डेडिकेटेड टू म्यूजिक। लेकिन उस तरह से दे डिड, उसका मतलब कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन थी, कहीं ना कहीं जो वो चाहते थे वो नहीं हो पाया। तो मैं नहीं चाह रहा था कि मैं भी मतलब मेरे सामने ये सब कुछ हुआ है, मैंने उनको देखा है किस तरह से हाउ दे हैव not been given the kind of credit, given the kind of वो जो ख्याति उन्हें मिलनी चाहिए थी वो नहीं हुई। तो उस फ्रस्ट्रेशन में मैं भी अपनी जिंदगी बिताऊं, ये तो बहुत ही स्टूपिड होगा। आपके सामने उदाहरण है और फिर भी आप भी वही कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं इसको पैशन बनाऊंगा, हॉबी बनाऊंगा, लेकिन प्रोफेशनली कुछ और करना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं कुछ बिजनेस शुरू किया था, या उस उम्र में जो कुछ भी हो सके कुछ कर रहा था। मैंने सोचा कि आगे जाके एडवर्टाइजिंग में या जर्नलिज्म में कुछ कोर्स करके वो करूंगा। लेकिन सिंगिंग जो है मेरा पीछा नहीं छोड़ा। और जैसे आपने कहा कि बचपन से ही वो जिंगल्स गाना शुरू हो गए थे, तो वन थिंग लेड टू द अदर, किसी के कहीं कुछ गाना गा दिया, फिर वो फिर से बुला लिए, फिर उनको सुनकर फिर किसी और ने बुला लिया, और बिफोर यू नो इट मैं सिंगर बन गया। तो और अच्छा फिर है कि मैंने कहा सिंगिंग ने कि यार, आपका पीछा नहीं छोड़ा, वरना हमें शान नहीं मिलते, इंडस्ट्री को शान नहीं मिलते। सो आई थिंक इट्स आर गुड फॉर्च्यून कि ऐसा हुआ। बट शान, अब अपनी इस जर्नी को अगर देखते हैं तो कुछ हाइज एंड लोज ऑफ कोर्स सबकी लाइफ में रहते हैं, आपकी प्रोफेशनल जर्नी में भी रहे होंगे। बट ऐसा कौन सा हाई या ऐसा कौन सा लो था जिसने आपको वाकई अफेक्ट किया? हाइज जो आए वो बहुत ही क्या कहूँ, मतलब ग्रेजुअली हुआ, ऐसा नहीं कुछ ओवरनाइट या अचानक से कुछ हो जाना, ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये जर्नी चली, और काफी मतलब मेरे शुरुआत के अगर 10-15 साल मैं देखूं तो इट वाज ऑलवेज बेटर, 1 ईयर बेटर देन द प्रीवियस ईयर, बेटर देन द प्रीवियस ईयर। तो और धीरे धीरे मैं मुझे खुद नहीं पता चला कि कब इतने सारे गाने मैंने गा लिए, अवार्ड्स मिल गए, लोगों का इतना प्यार मिल गया, इतनी सारी, चाहे सिंगिंग हो या फिर टेलीविजन हो या सो मेनी अलग अलग चीजें मैं कर पाया सक्सेसफुली। एक सिर्फ एक्टिंग बहुत गंदी हुई है 2-3 फिल्मों में, उसे छोड़ देते हैं। वो एक जगह एक एक धब्बा है, वो भी किसी दिन शायद मिट जाए। लेकिन और उसके बाद जब जब ड्रॉप होना ये भी जायज है। देखिए, कोई भी यू कांट सस्टेन दैट काइंड ऑफ पोजीशन फॉर टू लॉन्ग, एंड इट्स बाउंड टू हैपन। मैंने मेरे सामने मेरे जो सीनियर्स है उनकी वो गोल्डन पीरियड मैंने देखी है, और फिर धीरे धीरे उनके भी काम कम होते गए। तो आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर दैट, एंड साथ साथ मैं ये भी था कि मैं डिसाइड करूंगा कि कब मुझे रिटायर करना है, मैं डिसाइड करूंगा कि कब मुझसे अब गाना नहीं होगा। तो उसमें मैंने क्या किया कि मैंने अपनी जो रियाज है, अपनी जो थोड़ी बहुत हेल्थ, ये चीजें हैं, उस पर और ध्यान देना शुरू कर दिया। और वो करने की वजह से आज आफ्टर 25 years आई एम स्टिल प्रीटी मच अराउंड, हैज बीन नहीं लग रहा हूँ। आई फील लाइक आई एम प्रीटी मच अ पार्ट ऑफ द सीन टुडे। और खुद को अडेप्ट करना बहुत जरूरी है। आजकल किस तरह से लोग म्यूजिक को सुनते हैं, किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, उसको उसको मान लेना, उसको स्वीकार करना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो पुराने बड़े वॉर कर्नल्स होते ना, अरे हमारे जमाने में तो हमने ये कर दिया था, आजकल के बच्चे क्या पता, वो पता चले कि आप बैठ के वैसे बातें करना शुरू कर दिए हो। सो दैट इज नॉट समथिंग दैट आई वांट टू डू। कि हाँ, जिस दिन मुझे लगे कि हाँ अब बहुत हो गया और अब आई शुड टेक इट इजी, देन आई विल। लेकिन आई थिंक दैट डिसीजन विल बी कंप्लीटली माइन। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उस पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता। करेक्ट, एंड विच इज आई थिंक द राइट थिंग टू डू ऑल्सो। बशान, जैसे आपने अपने फादर को रियाज करते हुए देखा और वो आपकी इंस्पिरेशन रहे, आपके बच्चे ऑफ कोर्स आपको देख रहे हैं, एंड देर ऑल्सो इन दिस क्रिएटिव फील्ड, इन द म्यूजिक की बात करें, एक्टिंग की बात करें, एंड इनफैक्ट आपके बेटे ने आपके साथ जो भी आपका गाना था उस पर परफॉर्म किया था। सो द एप्पल हैजंट फॉलन फार फ्रॉम द ट्री। Oh, not at all. And not that the tree was very,
sort of insistent, but कुछ बात बन गई शायद मुझे, हर every child looks at her or his father as a role model, mother as a role model, and कहीं ना कहीं शायद मेरा ये प्रोफेशन या मेरी ये पैशन उन्हें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर गई. तो मेरा जो बड़ा बेटा है वो ऑफ कोर्स ही इज नॉट लुकिंग एट बीइंग अ वोकलिस्ट, बट ही इज अ फैंटास्टिक प्रोड्यूसर, म्यूजिक प्रोड्यूसर है, और काफी सारे ये जो R&B, हिप हॉप, कंटेम्प्रेरी, इस तरह के गाने वो प्रोड्यूस कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, एंड रिलीज भी हो चुके हैं काफी सारे उसके गाने. और मेरा जो छोटा बेटा है शुभ, उसे हाँ गाने वाने का बहुत शौक है, तो परफॉर्म करने का शौक है, गिटार सीख रहा है, पियानो सीख रहा है, गाते रहता है. तो यस, आई ऑफ कोर्स एनकरेज देम, बट आल्सो मैं चाहता हूँ कि वो अपनी पहचान बनाए और अपनी जो जर्नी है, अपनी जो जद्दोजहद है, जो मेहनत है, उसे कभी उसे नजरअंदाज इसलिए ना करे कि अरे यार मेरे पास एक जरिया है और कुछ ना कुछ हो जाएगा. सो आई नो दे आर ऑल वेरी इम्पेशेंट टू डू दैट थिंग. मेरा जो जैसा बड़ा बेटा है वो बिल्कुल अपना ही रास्ता उसने चुना है, और उसकी जो फील्ड है वहां अगर वो बोले भी तो मैं फला फला का बेटा हूँ, दे वोंट इवन नो दैट, बिकॉज इट्स सच अ न्यू जॉनर. ये जो हिप हॉप है और ये चीजें हैं, देर ऑल यंगस्टर्स जो अगर आप बताए कि अरे मैं वो प्लेबैक सिंगर का बेटा हूँ, तो शायद आपको वो गिनती में नहीं डालेंगे. सो ही इज डूइंग हिज ओन थिंग एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. बहुत अच्छा कर रहा है. और शुभ जो है मेरा जो छोटा बेटा है, वो उसे अब मैं रोक तो नहीं सकता, उसे बॉलीवुड गाने गाने हैं, वो हिंदी सीख रहा है और क्लासिकल म्यूजिक सीख रहा है. सो आई डेफिनेटली बैक हिम अप एज मच एज आई कैन, बट हिज जर्नी इज हिज जर्नी. करेक्ट करेक्ट. ओके, आपकी जर्नी की बात करें तो आपके जो फेवरेट सॉन्ग्स हैं, बहुत लोगों के आपके जो प्लेलिस्ट है उसमें अपना अपना एक फेवरेट सॉन्ग है. बट शान, आपका गाया हुआ फेवरेट गाना कौन सा? एंड ऑफ कोर्स इफ यू विल बी काइंड एनफ टू सिंग इट. अब तो कोई एक फेवरेट गाना तो कहना मुश्किल होगा. मैंने बहुत सारे ऐसे आप गाने गाए पैरोडी हैं भी गा जो सकते हैं, विल बी इक्वली हैप्पी. मतलब मेडली आप कह रहे हैं, बहुत सारे गाने एक के बाद मतलब एक, जैसे आप बोल रहे हैं कि उस तरह का. चलिए कुछ गाने गा ही देता हूँ, जी. चाहे मेरे फेवरेट हो ना हो, शायद आपके फेवरेट हो, या जो भी अभी फिलहाल मेरे जहन में आ रहा है. जैसे वो आती है वो ऐसे चल के जैसे जन्नत में रहती है, देखती है सबको ऐसे जैसे सबको वो सहती है, पर गुस्से में जब आए और आंखें वो दिखलाए, लड़ते लड़ते गलती से मुस्काए, माय दिल का माय दिल का या तुम्हें पता तो होगा कि तुम पे मैं फिदा हूँ, तुम्हें जब से चाहा हवाओं में उड़ता हूँ, तुम ही मेरे हर पल में, तुम आज में तुम कल में, हे सोना, हे सोना, हे सोना, हे सोना. पता नहीं क्यों ये दोनों गाने सैफ और विशाल शेखर का म्यूजिक है. और अभी हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे थे, अपना शो आ रहा है ना IPML, तो उसके लिए कुछ लड़कियों पर आधारित कुछ गाने का पैरोडी करना था, और आपने अचानक पैरोडी कहा तो मुझे वो याद आ गया, तो इसलिए शायद ये गाने गा गए. लेकिन ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो बहुत ट्रेंडी रहे, और अपने ट्रेंड के बाद भी आज भी गाने पॉपुलर हैं. एंड टॉकिंग ऑफ ट्रेंड, एक गाना जिसने ट्रेंड शुरू किया था इंडी म्यूजिक का ऑफ कोर्स तन्हा दिल. तो जी जी जी, जस्ट हम अ फ्यू लाइंस फॉर दैट. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आंखों में सपने ली, घर से हम चल तो दी, जाने ये राहें अब ले जाएंगी कहाँ, मिट्टी की खुशबू आए, पलकों पे आंसू लाए, पलकों पे रह जाएगा यादों का जहां, मंजिल नहीं है अनजाना है कारवां, चलना अकेले है यहाँ, तन्हा दिल, तन्हा सफर, ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर, तन्हा दिल.
वाओ। देखिए ये गाना तो मैंने लिखा था आज से 21 साल पहले, और अब जो हाल ही में मेरा एक गाना आया है तेरा हिस्सा हूँ, कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि 21 साल बीत गए, और वो जो घर छोड़कर चले गया था, अचानक से उसे याद आया कि अब तो मेरे मेरे फैमिली वाले, मेरे पिताजी घर में सब हैं, काफी उम्र हो चुकी है उन्हें, और मैं अपने ही जिंदगी में इस तरह से उलझ गया। तो अब मैंने ये जो गाना लिखा था हाल ही में, इट्स बेसिकली तना दिल 20 years later, which was वाओ, मैं वो थोड़ा सा आपको सुनाता हूँ गाना। प्लीज। अ, मेरी सब फरियादें तुझ तक ही थी, सपनों की बुनियादें तुझ तक ही थी, तुझसे ही चलना सीखा था, तुझसे ही फिर क्यों दूर चला, मैं तो तेरा हिस्सा हूँ, तेरा लिखा किस्सा हूँ, हो ना पाया तुझसा क्यों रब मेरे, हाँ मैं तो तेरा हिस्सा हूँ, तेरा लिखा किस्सा हूँ, हो ना पाया तुझसा क्यों रब मेरे। So the emotion behind this song is that very often हम अपनी जिंदगी में ऐसे उलझ जाते हैं कि हमारे वो माँ बाप जिन्हें they deserve much more from us, especially एक उम्र के बाद जब वो you know उनमें ना फिजिकली मेंटली दे आर नॉट द सेम पीपल, सो उनका सहारा बनना बहुत जरूरी है। तो तनादिल मैंने लिखा था जब वो वक्त था कि जिंदगी में कुछ बनना है, करना है, और अब तो आई कैन फील दैट होल फुल सर्कल हैपनिंग। करेक्ट। जी हाँ। वाओ, ये भी वाओ। गाना जो है मजबूर हो गए, ये भी एक बहुत थोड़ा मैच्योर सेंटिमेंट में ही है। मैं जानता हूँ कि हमारी जो जो रेगुलर लिसनर्स है, दे आर ऑल दे आर ऑल 16 17 इवन यंगर, तो उनके लिए मतलब उस सेंटिमेंट में भी उससे पहले गाना बनाया था कि तू जो हाँ कहे तो हाँ, तू जो ना कहे तो ना, तू जो दिल मेरा मांगे तेरे हाथों में रख दूं जा, तू जो हाँ कहे तो हाँ। तो मैंने कहा कि जो लड़के जो स्पेशली डांस म्यूजिक बनाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं लड़कियों को थोड़ा ऑब्जेक्टिफाई या फिर अपनी एक अलग एटीट्यूड में कि मैं ये हूँ, तुझे ये दिला दूंगा, वो लड़कियां भी कभी ये मांग रहे कभी वो मांग रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा आजकल के जो ट्रेंड के लिरिक्स हैं। तो मैं चाह रहा था कि डांस का म्यूजिक तो हो, लेकिन अगर लड़की कहे हाँ तो हाँ, अगर कहे ना तो ना। आई थिंक हाँ, इट्स ऑल्सो समवेयर इट वाज अ बिट ऑफ subtle way of explaining के have नो mutual मीन्स नो। respect and do not cross the line if if तो उस तरह का वो भी गाना बन, तो हर किस्म के गाने बनते हैं। मजबूर हो गए also is a little more mature, और उसलिए मैंने वीडियो में भी it's about a marriage that has not worked, and there's a child involved, and तो वो उसमें एक लाइन भी है कि तुझसे जुदा तो हूं मैं पर रिहा नहीं हूं, तो इस तरह का है काफी वाओ, चीजें। वाओ, तो वाओ, इट्स वाओ। क्वाइट इंटरेस्टिंग। जी जी करेक्ट। जी। एंड यू नो व्हाट, ये अभी जितने लोग इंटरव्यू देखेंगे वो इतना जेलस मुझसे फील करेंगे, बिकॉज शान का कॉन्सर्ट देखने के लिए लोग पैसे खर्च करते हैं, और यहाँ आपने मुझे एक प्राइवेट कॉन्सर्ट दिया। सो आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड। एंड शान, आपके बहुत सारे फैंस हैं जो आपको ऑफ कोर्स बहुत सारा प्यार करते हैं, and आपके गाने, आपके म्यूजिक वीडियोस रिलीज होते हैं, उसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस वक्त जो हमें देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं रादर, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, बस एक बहुत ही मुश्किल वक्त से हम सब गुजरे हैं, गुजर रहे हैं शायद, और पता नहीं कब तक ये वक्त रहेगा। लेकिन ये जो हम इंतजार में जिंदगी बिताते हैं कि हाँ आने वाला वक्त अच्छा रहेगा, ये भी तो जरूरी है। थोड़ी बहुत सब्र, थोड़ी बहुत सहनशीलता बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ ये जो वक्त है इसमें वी हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट। और ये जो इंतजार में हम वक्त बिताते हैं कि हाँ कल जब दुनिया खुलेगी तो मैं निकलूंगा, ये होगा वो, तो आपके वट एवर जितनी भी आपकी जो भी लिमिटेशंस है, उसके अंदर अंदर खुश रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें, अच्छी सोचें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें। ये जो बेकार की जो खबरें, फेक न्यूज या फिर फेक व्यूज, इन चीजों से दूर रहें, और अपनों के साथ अपना वक्त अच्छे से बिताएं, एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ तो हम करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ भी एक बहुत जरूरी चीज है जिसे हमें करना चाहिए। तो बस यही कहना है कि लाइफ इज टू शॉर्ट, तो इंतजार में मत रहिए,
किसी पुराने दोस्त को फोन कर लीजिए या कुछ अच्छे वक्त बिताइए अपने फैमिली के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, and enjoy every moment, make the best of every moment. Wow, you've said it so beautifully. और मैंने इंटरव्यू के शुरू में कहा था मैन विद द गोल्डन वॉइस, और अब मैं इंटरव्यू के एंड में कहूंगी मैन ऑल्सो विद द गोल्डन हार्ट. आपसे बात करके इतनी अच्छी इंसाइट्स मिली हैं इनटू योर लाइफ, इनटू हाउ यू थिंक एज अ ह्यूमन बीइंग. सो शांत, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस इंटरव्यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सॉन्ग्स. Not at all. Thank you so much.